साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों अभी पर्यावरण का ही चला रहे हैं। पर्यावरण में पारिस्थितिकियों पर्यावरण चल रहा है। ये पर्यावरण अभी 4-5 लेक्चर में ख़त्म होगा और पर्यावरण के बाद हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी बिल्कुल एक साथ आप लोगों का करवाएंगे। और साथ ही साथ कल या परसों से, शायद कल से ही जो है रीजनिंग का भी जो है अपलोड कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी के लिए और बहुत ही जल्दी जो है लेखपाली भर्ती भी आगामी होने वाला है। और साथ ही साथ टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसमें जो जलवायु हम पढ़ा रहे हैं, तो जलवायु ये पर्यावरण जो पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण से 30 प्रश्न आने हैं। टेट और सुपर टेट में तो और आ रहा है। तो दोनों परीक्षा मतलब सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम ये जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कंपटीशन के लिए। तो साथियों इसको ज़रूर देखिए। और आप अगर इसमें कुछ और भी जानकारी हासिल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या अगर अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। जैसा भी आप लोगों को लग रहा हो वैसा करिए। और साथियों उसी के क्रम में आज हम जीवमंडल बायोस्फीयर पढ़ाएंगे। अभी तक जैसे मैंने पारिस्थितिकी का परिभाषा बताया, पर्यावरण का परिभाषा बताया, मैंने पर्यावरण को परिभाषित किया कि पर्यावरण यानी कि हमारे परिता चारों तरफ जितने भी स्थल मंडल, जल मंडल और हम वायुमंडल को देखते हैं, यानी जितना भी जैविक अजैविक और ऊर्जा मंडल इस तरीके का हम कहें तो एक किस्म का हम पर्यावरण यानी हमारे परिता, आसान भाषा में अगर हम कहें कि हमारे परिता जितना वायु, भूमि और जल और इस तरह हम जो वायु का संगठक देखते हैं वह पर्यावरण है। तो ये तो पर्यावरण का डेफिनेशन हुआ सिंपली। उसके बाद कुछ हमने पारिस्थितिकी को पर्यावरण से जोड़ा था, यानी कि अगर जीव को वातावरण से जोड़ दिया जाए, उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और बताया था पारिस्थितिकी का शब्द पहले सबसे पहला देने वाला व्यक्ति का नाम हैकेल है। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जितना भी जैविक अजैविक हैं या भौतिक हैं या ऊर्जा, सब संगठक एक दूसरे पे जो निर्भरता है, एक दूसरे पे जो अंतर संबंध है, पारस्परिक अंतर संबंध एक दूसरे से, उस संबंध को एक सिस्टम में, एक तंत्र में है और उस तंत्र को कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र। और इस शब्द को देने वाला व्यक्ति का नाम है सबसे पहले एजी टेंसले। तो हम ये देखते हैं कि कितना जो है एक एक शब्द जो है मायने रखता है, एक एक शब्द को। उसके बाद जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र को हम जब आगे ऊर्जा पिरामिड बनाए, उसमें एक चीज़ जो है लिंडेमान का हमने देखा कि हर स्तर में, उत्पादक और उपभोक्ता के हर स्तर में हमने देखा कि 10% ऊर्जा ह्रास हो जाता है। तो इस तरीके से 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। तो इस तरीके से और भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं खाद्य श्रृंखला पे, या जो क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र पे आए हुए हैं, या क्वेश्चन जो जितना भी जो है पर्यावरण पे आए हुए हैं, वो सबको क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं उस कॉन्सेप्ट को, इसलिए कि हम इसको समझा भी देंगे और आप स्क्रीनशॉट के द्वारा उसको आप स्क्रीनशॉट से लिख मतलब अपना ले भी लेंगे, तो जिससे भी कि वो कॉन्सेप्ट भूलेगा भी नहीं। क्योंकि जो ये बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक किस्म का पारिस्थितिकी ही है, क्योंकि इसमें भी 3 घटक हैं, जैसा कि जैविक, अजैविक और भौतिक जो ऊर्जा घटक हैं, इसमें भी वो ऊर्जा घटक है। तो अभी जीवमंडल में सबसे बड़ा यह जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जितना अगर हम पढ़ते हैं जीवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सब में, तो जीवमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। और इसी के अंदर स्थल मंडल, जीवमंडल और जलमंडल सभी जो बायोस्फीयर में आएंगे। तो साथियों अभी हम देख लेते हैं, इसका एक डेफिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें जीवमंडल या बायोस्फीयर क्या है, तो सबसे पहले देखें जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी के सतह के चारों ओर, पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधे तथा जंतुओं का जीवन, जिसके अंदर पौधे तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन, बिना किसी प्रोटेक्टिव डिवाइस के संभव होता है। यानी जो पृथ्वी के सतह के चारों ओर जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, यह किसी रक्षक साधन नहीं है, बिना रक्षक साधन के संभव है।
तो हम कैसे संभव है, तो जो भूमि के चारों ओर आवरण है, जैसे कि जल और वायु और भूमि और इस तरीके का जो आवरण है उसके द्वारा संभव है, यानी नेचुरल है, प्राकृतिक प्रदत्त है। और इसी को हम आसान भाषा में, दूसरी भाषा में यदि हम समझें तो देखें, पृथ्वी के समस्त जीवित जीव, पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा पर्यावरण, पर्यावरण का डेफिनेशन हमने बता दिया कि आवरण के चारों तरफ भूमि, वायु, जल और जो हमें दिखाई देता है वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जिसमें इन जीवों का पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जीव मंडल का रचना करते हैं। यानी पर्यावरण और जीव के बीच में जो पारस्परिक जो है एक रचना होती है उसी को हम जीव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। आगे हम बायोस्फीयर, जब नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाएंगे तो यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आप जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए तीसरा हर एक जो हमने लिखा है वह इसको और भी सुगम बनाने का, कॉन्सेप्ट को और भी सुगम बनाएगा, सरल बनाएगा। फिर लिखा, जीव मंडल के इस आवरण का संगठन सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी तथा शैल की पतली परत होती है। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊंचाई तक लगभग 30 किलोमीटर तक हम देखते हैं कि मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी तथा शैल की पूरा, यानी पृथ्वी पूरी जो हमारी है नीचे 30 किलोमीटर तक ये जो बना हुआ है, यहाँ तक वायु, जल और स्थल सब मिल के बना हुआ है। और वह ये ध्यान रखेंगे हम इसको कि यह 30 किलोमीटर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो संगठक है, क्या संगठक है, वायु भी मिलती है 30 किलोमीटर तक, जल, स्थल, मिट्टी और शैल, ये सब जो मिलते हैं 30 किलोमीटर तक। इसके नीचे यदि है भी तो वहाँ पे जैविक संगठक नहीं है, यानी कि वहाँ पे अगर मृदा इस तरीके से है कहाँ पे जीव संभव नहीं है तो वह जो है बायोस्फीयर में नहीं आएगा। तो जहाँ वायु ना हो, जल ना हो, स्थल या मृदा में से कुछ हो भी, या उसमें कुछ ऐसे संगठक हो जिसमें लोहे की मात्रा ही ज़्यादा हो, जिसमें मैग्नीशियम की ही मात्रा ज़्यादा हो, तो उसमें कोई भी, चाहे वह जैविक हो या अजैविक हो, कोई भी वहाँ पे संगठक नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फिर नीचे एक चीज़ हम और देखते हैं, एक परिभाषा, जीव मंडल के ऊपरी परत का निर्धारण। जीव मंडल के ऊपरी परत का निर्धारण ऑक्सीजन, नमी, तापमान, वायु दाब की सुलभता तथा पर्याप्तता के आधार पर किया जाता है। यानी कि वायुमंडल का जो ऊपरी परत है, यदि ऑक्सीजन का जितना दबाव है उतना ना हो, ऑक्सीजन का दबाव बहुत ज़्यादा हो तो भी हम लोगों को, जीव को रहना संभव नहीं है। और ऑक्सीजन का अगर दबाव बहुत कम हो जाए कि ऑक्सीजन हमको मिले ही ना, तब भी रहना संभव नहीं है। तो ये क्या पूरा लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन, नमी के साथ साथ तापमान, इनका जो है कंपोजिशन, इनका भी जो है होना चाहिए। साथ में वायु दाब की सुलभता, जैसा कि मैंने बताया कि पर्याप्तता यानी प्राप्त होता हो, इसके आधार पर किया जाता है। और वायुमंडल यानी ऊपर जाने पे, वायुमंडल यानी स्थल मंडल से जब हम ऊपर जो है आकाश की तरफ चलेंगे तो वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता चला है। और यह नासा जो अमेरिकन जो है नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा ये पता चला है, नासा के द्वारा। तो ये चीज़ हम जान लें। तो ये जो 30 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर, यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि बैक्टीरिया पृथ्वी से ऊपर या स्थल से ऊपर वातावरण में या वायुमंडल में कहाँ तक पाए जाते हैं। तो आंसर बनेगा 15 किलोमीटर का वायुमंडल, ये बैक्टीरिया कहाँ तक पाए जाते हैं। फिर सागरीय भाग में 9 किलोमीटर की गहराई तक जीवों का पता चला है। सागरीय भाग में जो प्रकाश हमारा पहुँचता है, प्रकाश का जो पहुँच है वह 9 किलोमीटर आसानी से प्रकाश पहुँचता है। और प्रकाश के साथ साथ वहाँ पे अगर संगठक के रूप में देखा जाए तो वायु या इस तरीके से चीज़ें हैं जिससे कि जीव की सुलभता वहाँ पे अच्छे ढंग से होती है। तो अगर समुद्र में या नदी में, समुद्र में खासकर, तो 9 किलोमीटर तक हम सूर्य का पहुंचना जानते हैं। तो इस हिसाब से यह 9 किलोमीटर भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो 3 डाटा आए हमारे। 30 किलोमीटर का डाटा आया। 30 किलोमीटर क्या आया, पृथ्वी के अंदर 30 किलोमीटर तक जो है पूरा मिलता है। और पृथ्वी के ऊपर 9 किलोमीटर, और पृथ्वी के
पृथ्वी की ऊंचाई 9 किलोमीटर तक बैक्टीरिया मिलता है और उसके बाद सागरीय भाग यानी कि समुद्र का जो भाग है वहाँ पे केवल 9 किलोमीटर तक का ही पता चलता है। तो इस तरीके से हम बायोस्फीयर देखें कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर हमने देखा। अब यदि किसी को बायोस्फीयर समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम बायोस्फीयर में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्याप्त आवरण किसका किसका अंतर्गत पौधे जंतुओं तथा जीवन के बिना ये सब चक्रादन नहीं है। फिर इसमें लिखा है दूसरा समस्त जीवित जीव तथा पर्यावरण जिसमें जीवों का पारस्परिक क्रिया मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं, ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा हम देखते हैं जीवमंडल के इस आवरण के संगठक कंपोजिशन सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी तथा सैल के द्वारा परतें बनाई जाती हैं। तो हमको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि हम वायु के संगठक में क्या क्या हैं और जल, स्थल और ये सब देखेंगे। तो हम अभी इसको मिटा के स्थल के बारे में थोड़ा देखेंगे कि पृथ्वी पर कितना परसेंट पृथ्वी पर 29% स्थल है जबकि बचा हुआ सागरीय भाग है। तो हम इसको जो स्थल है आज स्थल देखेंगे, फिर अगले दिन वायुमंडल का संगठक हम देखेंगे। तो आज इसको हम मिटा के स्थल का जरा देख लेते हैं। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे हम सीधे स्थल मंडल लिख लें या अजैविक भौतिक संगठक के रूप में आ जाएगा। इसको हम अजैविक भौतिक संगठक देख लेते हैं। हालांकि है तीनों, मतलब इसमें भी जैविक, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो इसमें भी जैविक, अजैविक और तीसरा ऊर्जा, ये तीनों संगठक इसमें है। यह इसमें भी तीनों संगठक हैं पर्यावरण की तरीके से। बस इसमें क्या है, यह तीनों संगठक हैं पढ़ना है और पारिस्थितिकी में एक दूसरे के संबंध में जो एक सिस्टम, एक तंत्र निर्धारित करते हैं वह जो है पारिस्थितिकी में होता है। तो अभी हम आज अजैविक देखते हैं। अजैविक में हम स्थल मंडल देख लेते हैं। हम स्थल मंडल देखते हैं। जैसा कि हमने स्थल मंडल में बताया कि स्थल पूरी पृथ्वी 29% स्थल है और इस 29% में पृथ्वी के ऊपर अगर हम पृथ्वी को अगर पूरी पृथ्वी को इस तरह हम दिखाएं, अगर इसका अनुप्रस्थ काट हम बनाते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर एक क्रस्ट का भाग है, क्रस्ट, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। और अगर हम अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सिल्क का, यहाँ पे ऊपर वाला जो है सिल्का ऑक्साइड जो क्रस्ट वाले पे है, फिर सिल्का एल्युमिनियम है, SiAl है, फिर उसके बाद सिल्का मैग्नीशियम है और नीचे सबसे ज़्यादा Fe और निकिल का तत्व है। Fe और निकिल का तत्व है, लोहे का सबसे ज़्यादा तत्व है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सारणी बना लेते हैं और उस सारणी के द्वारा देख लेते हैं कि समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले हम समस्त पृथ्वी का देख लेते हैं। समस्त पृथ्वी का हम देखते हैं तो इसमें हम दो भाग बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं तत्व और एक भाग बना लेते हैं प्रतिशत, कितना प्रतिशत पाया जाता है। ये संपूर्ण पृथ्वी का बनेगा। तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहे का मात्रा पाया जाता है, तो लोहा, और यह लोहा पाया जाता है 35.5%। और लोहे के बाद दूसरा लोहे के बाद ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन पाया जाएगा 30.0 यानी 30%।
यहाँ ऊपर प्रतिशत लिखा हुआ है इसलिए हमने नहीं लगाया था। फिर तीसरा है सिलिकॉन, ये है 15%। उसके बाद चौथा है मैग्नीशियम, यह लगभग 13% है। पांचवा जो है वो है निकिल, और निकिल है यह 2.4%। उसके बाद छठा है गंधक, ये गंधक है 1.9%। फिर हम देख लेते हैं मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सातवां, कैल्शियम 1.1, और फिर आठवां मैग्नीशियम। यह 1% से कम है। यह सारणी या एक सारणी बना लीजिए। ये समस्त पृथ्वी पर यह प्रश्न लगातार आता है कि समस्त पृथ्वी पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जब समस्त पृथ्वी आएगा तो जिस पे लोहे पर निशान लगाएंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न क्रस्ट पर आता है, अभी हम कराएंगे क्रस्ट पर, जो कि क्रस्ट लिखा है, तो क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। अभी इसको हम इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अब हम लिख देते हैं क्रस्ट पर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व, यहाँ पे हम लिख लें तत्व और यहाँ पर लिख लें प्रतिशत। अब हम सबसे पहले जैसा कि कहे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन ये 46% पाया जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, ये सिलिकॉन लगभग पाया जाएगा 28%। और सिलिकॉन के बाद पहला, दूसरा, तीसरा ये एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम पाया जाएगा। एल्युमिनियम के बाद लोहा पाया जाएगा। और पांचवा लोहे के बाद मैग्नीशियम, इस तरीके से मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम। केवल आप 46 और 28 ये 2% याद करने की चीज़ है, यह याद कर लीजिए। और ज़्यादा दो ही पूछा जाता है। और केवल हमें ये जानना है कि क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर ऑक्सीजन विकल्प में नहीं है तो हम सिलिकॉन नो डाउट लगाएंगे निशान। लेकिन अगर यह प्रश्न आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी पर, तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वह लोहा है। तो यह चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ये एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो बायोस्फीयर से ये प्रश्न बना। और उसके बाद ये देखिए, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद एक चीज बचता है कि हम 7 महाद्वीप जानते ही होंगे। 7 महाद्वीप कितना प्रतिशत में फैला हुआ है, जो 29% भाग फैला हुआ है। बाकी जलमंडल है, बाकी सागरीय भाग है। तो एक चीज हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में जो है फिर आपको फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेके। जैसे कि 7 जो महाद्वीप है, महाद्वीप में पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है यूरोप,
छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। ये एशिया 29.5% है, जबकि अफ्रीका 20.2% है और उत्तरी अमेरिका यह है 16.5% और दक्षिणी अमेरिका है यह 11.8% और यूरोप जो है वह 9.6% है और ऑस्ट्रेलिया 6.5% है और अंटार्कटिका 5.3% है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा एशिया का भाग है, लेकिन इन टोटल का अगर समस्त पृथ्वी का हम देखते हैं तो 29% भाग स्थल है, जबकि 71% भाग 71% भाग जो है यह जल है, यानी कि जल है, सागरीय रूप में है या नदी रूप में है, जल के रूप में है। तो ये हम थोड़ा सा बायोस्फीयर देख लिए। बायोस्फीयर के बाद अगले दिन हम वायुमंडल देखेंगे और वायुमंडल के बाद हम थोड़ा जलमंडल की तरफ आएंगे। उसके बाद हम नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को बढ़ा के और जो भारत में इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च के बने हुए हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 25 तक आपको हम ऐसा रटा देंगे कि उसी में से आएगा आंसर, उसके अंदर उससे बाहर नहीं आएगा, उसी में से आएगा। तो साथियों अभी हमारे साथ इतना चलिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो साथियों कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा या कई साथी हमारे ऐसा कमेंट भी किए कि कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे कैसे क्या करना है, तो हम उसको सुधार किए हैं। और साथियों जैसा कि आप कहेंगे वैसा हम सुधार करते रहेंगे। तो साथियों इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।